मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको बात करते हैं जीएसटी 9 की, जो कि नॉर्मल केस के लिए है। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप दो तरीके से स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। दो स्कीम आपके पास अवेलेबल है, कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कुछ कंडीशन है। हम कंडीशन की बात इस वीडियो में नहीं करते क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जीएसटी 9 को आपको समझाना है कि जीएसटी 9 आप कैसे समझाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ डेटा पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। एक तो आपका एक्चुअल सेल कितना है, एक्चुअल आउटपुट सप्लाई कितनी है जीएसटी में आपको देनी है। उसमें आपकी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी, ये डिटेल आपको, एक्सपोर्टेड, ये डिटेल आपको बना के रखनी पड़ेगी। अब उस जितनी आपकी सप्लाई है उस पर टैक्स कितना बनना है, जितना टैक्स बनना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करके रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो भी आपका आईटीसी है इस साल का, जो आपने 3B में क्लेम करा वो डिटेल, जो आपका आईटीसी पुराने साल का था, क्योंकि हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न भरेंगे, जीएसटी 9 19-20 की भरेंगे, तो आपका जो पुराना आईटीसी है, जो आपने पुराना आईटीसी इस साल क्लेम करा है, मतलब 18-19 का आईटीसी 19-20 में क्लेम करा है, उसका आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। इसके बाद में आपका कोई आईटीसी 19-20 का है और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करा हुआ है, उसका आप डिटेल बनाएंगे। इसके अलावा आपका जो आईटीसी रिवर्सल है इस साल का, जो आपने 19-20 में रिवर्सल कर दिया है, जो आपने 20-21 में रिवर्सल करा है 19-20 का, ये जो आपने रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं करा है, इस तरीके से आप डेटा बनाएंगे। जब ये आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद में सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाइए। ये कंपनी है जिनका टर्नओवर है, आप देख सकते हैं 1,54,00,000, 15 करोड़ 45 लाख 9,150 रुपए है, ये इनका टर्नओवर है। इनका रिकंसिलिएशन हमें देखना पड़ेगा, इसमें टैक्सेबल कितना है, एग्जेम्प्टेड कितना है। आपको ये याद रखना है, आपका जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर या फिर और भी अदर रिसिप्ट जो जीएसटी में कवर्ड है, जीएसटी में कवर्ड है, उसकी डिटेल आपको रेट वाइज बना के रखनी है। अब हम चलते हैं, ये मैंने पार्टी लॉगिन कर लिए, ऑलरेडी जीएसटी 9 भरी हुई है, फाइल्ड है। बस मैं आपको बताता हूँ कि किस टेबल में क्या क्या डाटा भरते हैं। आप यहां पे आ सकते हैं टेबल 4। टेबल 4 आपकी रिलेटेड है कोई भी आपकी सप्लाई एडवांस, इनको चाहे आरसीएम हो, जिस पर आपका टैक्स बनता है, जिस पर आपका टैक्स लायबिलिटीज बनती है, वो आपकी टेबल 4 में आएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सप्लाई जिस पर आपकी टैक्स, जिस पर आपका टैक्स बनता है, जिस पर आपने टैक्स जमा करा है या नहीं जमा करा है, आपका टैक्स पेबल है, वो डिटेल आपकी टेबल 4 में आएगी, चाहे वो आरसीएम की वजह से हो, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई की वजह से। आप देख सकते हैं, मैं ओपन करके दिखाता हूं। सप्लाई, कोई भी सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जीरो रेटेड सप्लाई जहां पर आपने टैक्स जमा करा है पहले, बाद में रिफंड का क्लेम करा हुआ है। एसईजेड को सप्लाई जहां पे आपने पहले पेमेंट करा है, डीम्ड एक्सपोर्ट जहां पे आपने पहले पेमेंट करा है। एडवांस सिर्फ सर्विस के केस में एडवांस पर टैक्स देना पड़ता है वो। और जो आपकी आरसीएम की लायबिलिटीज है, टेबल कॉलम जी में आरसीएम की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मतलब ये है कि आपकी जो इनवर्ड है, परचेज है, उस पर आपको रिवर्स चार्ज में आप पर टैक्स की लायबिलिटी है। जैसे जीटीए केस में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी केस में, यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ले रहे हैं और आपने फ्लाइट का पेमेंट करा है, तो आरसीएम की लायबिलिटी आप पर लगती है और आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, बट आपकी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसके अगेंस्ट में जो भी कटेंगे, कोई भी आपने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में कोई भी आपने अगर अमेंडमेंट किया जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है तो के में आएगा, टैक्स लायबिलिटी घट जाती है तो आपकी एल में आएगा। ये आपका टेबल 4 था। इसके अलावा टेबल 5 में हम लोग चलते हैं। टेबल 5 में जो भी आपकी आउटपुट सप्लाई है जिस पर टैक्स नहीं बनता है, आपका टैक्स पेबल नहीं है, वो आपको लिखनी है। जैसे जीरो रेटेड जहां पे आपने एलयूटी ले रखा है, एसईजेड जहां पे आपने एलयूटी ले रखा है, सप्लाई जहां पे आपकी जो ऐसी सप्लाई जिस पर आरसीएम लग रहा है, मतलब ऐसी सप्लाई जहां पर जिस पर आपके रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ रहा है, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, ये आपको डिटेल लगनी है। इसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट लिखना है, इसके अगेंस्ट में आपको अमेंडमेंट प्लस हुआ है, प्लस माइनस वो माइनस। ये आपकी टेबल 5 है, मैंने आपको पूरा बता दिया। टेबल 6, ये टेबल 6 आपकी आईटीसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आईटीसी से रिलेटेड। ये कॉलम ए में आपका, टेबल 6 के कॉलम ए में आपका वो आईटीसी आ रहा है जो 3B में आपने क्लेम किया है। ये याद रखना पड़ेगा, 3B में जो आईटीसी आपका आ रहा है, ये ऐसा हो सकता है कि आपका इसमें आईटीसी पुराना मिला हो, तो उसका डिटेल आपको बनाना पड़ेगा। जो पुराना आईटीसी है उसको आप कहां पे लिख सकते हो? टेबल एम में, क्योंकि इस फर्म में कोई पुराना आईटीसी नहीं है जो इस साल क्लेम करा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं। और जो आपका बाकी जो इस साल का आईटीसी है
उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इनपुट कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट सर्विस कितना है। अगर आरसीएम वाला है तो आरसीएम वाले को आपको अलग लिखना पड़ेगा। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वाला है तो उसको आपको अलग लिखना पड़ेगा, या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है उसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। आईजीएसटी उसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डिटेल आईटीसी से रिलेटेड। ठीक है, आईटीसी को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। आईटीसी को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आरसीएम वाला कौन सा है, नॉन आरसीएम वाला कौन सा है। इस तरीके से आपको डिटेल पूरी बनानी पड़ेगी। और आपको एक डिटेल और बनानी पड़ेगी इनपुट में, कैपिटल गुड्स में और इनपुट सर्विस। ये जो आईटीसी आप दिखा रहे हो, 3B जो क्लेम कर रहे हो, वो क्या है, इनपुट है, कैपिटल गुड्स है, इनपुट सर्विस है। ठीक है, ये आरसीएम वाला ये आपका उससे मैच करेगा जो आपने टेबल 4 में दिखाया हुआ है। टेबल 4 में जो आपने आरसीएम लायबिलिटीज पे करी है उससे आपका यहाँ पर मैच करेगा। या अब जो अपना पुराना आईटीसी है, टेबल एम में दिखा सकते हैं आप। पुराना आईटीसी मतलब आपका चूंकि 19 फाइनेंशियल 19-20 की हम लोग जो जीएसटी 9 भर रहे हैं, तो अगर आपका 18-19 का कोई आईटीसी है जो आपने 19-20 में क्लेम करा है तो आप उसको टेबल 4 आईएम में लिख सकते हैं। कोई भी आईटीसी आपका रिवर्सल रूल 37 के अनुसार, 39 के अनुसार, 42 के अनुसार, 43 के अनुसार और इनएलिजिबल आईटीसी 10(1), 10(2) के अनुसार कोई भी आपका अदर रिवर्सल है, जैसे आपने इन प्रोविजंस की वजह से रिवर्सल नहीं हो रहा है, मतलब एग्जाम्प्टेड हो गया इसकी वजह से नहीं हो रहा है, टैक्सेबिलिटी से बाहर होगा इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इनएलिजिबल आईटीसी 10(1), 10(2) में ज्यादा ले लिया, ठीक है, इनएलिजिबिलिटी क्रिएट हो गई, इनएलिजिबिलिटी क्रिएट हो गई, उस वजह से नहीं। इसके अलावा भी अगर आपने और अदर रीजन है आईटीसी वजह तो आप उसको यहाँ पे कॉलम में लिखो। वैसे गवर्नमेंट ने रियायत भी दी है, आपको छूट दे दी है कि आपकी कुछ चीजें 19 फाइनेंशियल और 19 के लिए क्या छूट है कि आपको ये डेटा ना अलग अलग करके, मतलब ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट, ये आपको अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसी के रेलिवेंट कॉलम में से कम करके दिखा सकते हैं, कम या बड़ा करके दिखा सकते हैं। इसी तरीके से टेबल 5 में भी है। इसी तरीके से टेबल 6 में आपको इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनपुट में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से रिवर्सल में आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। रिवर्सल में आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी रिवर्सल अदर रिवर्सल में डाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, टेबल 8 में इस साल का आईटीसी, मतलब 2A में जो आईटीसी आ रहा है वो वाला, और जो आपने क्लेम करा वो, उसका आपका क्या आता है, उसका आपका कंपैरिजन आता है। फिर आपको देखना पड़ता है कोई भी आईटीसी जो आपका 19-20 का था वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में क्लेम करा हुआ है, तो उसको आपको टेबल 8 के सी कॉलम में लिखना है। ठीक है, वो आईटीसी, इसकी 2 एंट्री होंगी। कोई आईटीसी आपका इस साल का था लेकिन आपने अगले साल में क्लेम करा है, तो उसकी 2 एंट्री होंगी, एक तो टेबल 8C में और एक टेबल, अभी मैं आपको बताऊंगा, टेबल 13 में। कुछ आईटीसी होता है जो आपने क्लेम ही नहीं कर पाए, एक्सटेंडेड पीरियड में क्लेम नहीं कर पाए, रह गया आपसे, बट आपका क्लेमेबल था, तो उसको हम लोग कहेंगे बट नॉट अवेलेबल में डालेंगे। कोई आईटीसी अवेलेबल है बट इनएलिजिबल है। आईटीसी आपके ऑथोराइज्ड हुए में, बट वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो लेने के लिए, वो आपका इस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, कोई भी आईजीएसटी जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स में पे करा हुआ है उसको आपको यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और ये आपका ये कंपैरिजन होगा आपका टेबल 6E से, जो आप टेबल 6E है ना जीएसटी 9 की, वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको कितना टैक्स है, उसका कंपैरिजन डिफरेंस निकलेगा यहाँ पर। क्या तो आपकी टेबल 8 थी, कंपैरिजन था ये। टेबल 9 में, तो टेबल 9 में टेबल 4 में जो टैक्स लायबिलिटीज आपकी है वो वाली, और जो आपका आईटीसी रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी तक हुआ ही नहीं रिवर्सल, ना तो आपने वॉलंटरी रिवर्सल करा हुआ है, ना ही आपने नेक्स्ट ईयर में कराया, ना ही इस साल कराया। कोई भी जो आपका रिवर्सेबल अमाउंट थी और आपने रिवर्स ही नहीं करी है, तो टेबल 9 में भी उसको क्या दिखाओगे, पेबल में डालोगे, प्लस टेबल 4 में जो आपका पहले पड़ा हुआ वो, और प्लस जो आपका रिवर्सल आईटीसी होना था वो हुआ ही नहीं अभी, तो आप उसको क्या करोगे, क्योंकि जो पेबल अमाउंट है, टैक्स पेबल अमाउंट है, वो आपकी एडिटेबल है, और जो पेड अमाउंट है वो एडिटेबल नहीं हो सकती। जो पेड अमाउंट है ये आपकी पेबल अमाउंट है। तो पेबल अमाउंट जो भी आपका, जिस वजह से भी आपका टैक्स रह जाता है पे करने से, जिस वजह से भी जो भी